नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर भारत का जीएस लाइए, भारत का जीएस लाइए, इंडियन जीएस लाइए ऐसा करके। तो उसी कड़ी में आज हम वर्दी बेस में एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल। क्या है? भारतीय भूगोल पढ़ने वाले हैं। साथियों, भारतीय भूगोल की बात की जाए तो इस भारतीय भूगोल से 2017-18 में जो पुलिस का एग्जाम हुआ है, सीजी पुलिस के एग्जाम हुए हैं, उसमें से 17-18 क्वेश्चन आए थे। वही अगर बात की जाए 12-13 की, तो 12-13 एग्जाम में भी वही 17-18 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है ना? तो इसको मद्देनजर रखते हुए उसके क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज किए, उसके बाद उसको देखे। उस आधार पर हम लोग छत्तीसगढ़ का भी भूगोल पढ़े हैं और अब हम भारत का भी भूगोल पढ़ने वाले हैं उसी आधार पर। ये भारत का भूगोल मैप से समझेंगे, मैप के जरिए ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। जहाँ पे ट्रिक का आवश्यकता पड़ेगा वहां पे हम लोग ट्रिक के साथ भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके के साथ हम लोग भारत का भूगोल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वर्दी बैच में हम नया सब्जेक्ट भारत का भूगोल क्लास प्रारंभ करते हैं, जिसमें से आज हम भारत का सामान्य परिचय प्रारंभ करने वाले हैं। क्या? भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। तो भारत के सामान्य परिचय की बात की जाए तो भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूगोल को। क्या देखेंगे? भूगोल। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आज का? भारत का भूगोल होने वाला है। तो भूगोल को पहले देखते हैं, है ना? क्या होने वाला है? भारत का भूगोल। तो भूगोल क्या है उसे हम लोग पहले, शब्द क्या है उसे हम लोग देखते हैं। ये जो भूगोल शब्द है, यह दो शब्द से मिलकर बना है। हिंदी में ना, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? एक तो है भू और दूसरा है गोल, ठीक है। भू और धन, गोल, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिसमें से भू का मतलब क्या है? भू का मतलब है पृथ्वी से। किसका? भू का मतलब है पृथ्वी से, पृथ्वी से है। भू का मतलब किससे है? पृथ्वी से है। गोल का मतलब क्या है? गोल स्थान से, है ना? कहां से? गोल आकार से है। किससे है? गोल आकार से है। गोल आकार से है। गोल आकार से है, ठीक है। गोल आकार से है मतलब हम कह सकते हैं पृथ्वी उसे कहते हैं जो गोल आकार में है ना? जिसका हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये तो हिंदी में हो गया, ठीक। अगर इसी को हम लोग इंग्लिश में देखें, भूगोल को ही हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी? जियोग्राफी कहते हैं। इस जियोग्राफी भी दो शब्द से मिलकर बना है। जियोग्राफी भी दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। जियोग्राफी भी दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है जियो। क्या है? पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। क्या है? दूसरा शब्द है ग्राफी है। दूसरा शब्द है ग्राफी है। जिसमें से जियो का अर्थ क्या है? इसमें से जियो का मतलब है जी, जियो सिम नहीं है ना? जियो 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 जीने दो वाला जियो नहीं है। ये जियो का मतलब है पृथ्वी। क्या है जी? इस जियो का मतलब है पृथ्वी है, ठीक है। और इस ग्राफिक का मतलब क्या है? तो इस ग्राफिक का मतलब है वर्णन करना। क्या है? वर्णन करना, वर्णन करना, ठीक है। तो कह सकते हैं हम ज्योग्राफी का मतलब क्या है? तो मतलब हम इस निकाल सकते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? जियोग्राफी है। मतलब जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? मतलब जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी है। क्या है? पृथ्वी का, पृथ्वी का, पृथ्वी का वर्णन, वर्णन करना जियोग्राफी है। जियोग्राफी है, ठीक है। क्या है? पृथ्वी का अध्ययन करना ही, वर्णन करना ही जियोग्राफी है, ठीक है। कितना आपको पता चल गया? एक तो होता है इसका जो पिता होता है जनक। जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? ये इससे प्रश्न बनता है। तो जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है भाई? भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, जनक कहे या फादर कहे, कौन सा आएगा?
ये आएगा हिकेटियस। किसे? हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। किसे? हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। किसे? हिकेटियस को। हिकेटियस। हिकेटियस को क्या कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है या भूगोल का पिता कहा जाता है। ये तो हो गया ओवरऑल विश्व में, वर्ल्ड में, है ना। लेकिन हम भारत में भी देखें तो भारत में भूगोल का जनक, भारत में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अब ये भारत में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इसे हम लोग देख लेते हैं भाई। हम तो टिकेटियस भूगोल का जनक है, इसे हम लोग तो देख लिए, लेकिन भारत का भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इसे हम लोग देखते हैं। तो किसे कहा जाता है? जेम्स। किसे? जेम्स रेनेल को कहा जाता है। किसे? जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को कहा जाता है भारत का भूगोल। ये जेम्स रेनेल क्या थे? भारत के मानचित्रकार थे। ठीक है, मानचित्रकार थे ये जेम्स रेनेल। इसे भारत भूगोल का जनक कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोग। ठीक है, ये हो गया। अब भूगोल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि यह बेसिक क्लास है ना। तीन, एक बात और आपको बता देता हूँ। सुबह के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और यहाँ की इस क्लास में मैं आप लोगों को एक बार और बता दे रहा हूँ कि जो हम वर्दी बैच लाए हैं, स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा जो वर्दी बैच लाए गए हैं, वह 3 एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं, लाया गया है। जिसमें से पहला है सीजी एएसआई, सीजी पुलिस भर्ती, सीजी होमगार्ड नगर सैनिक भर्ती। इसके अलावा जितने भी छत्तीसगढ़ में वनडे एग्जाम होने वाले हैं, है ना, वनडे एग्जाम होने वाले हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी में यह क्लास महत्वपूर्ण है, कारीगर है ना। ऐसा नहीं कि उसके लिए भी नहीं, 3 ही एग्जाम के लिए नहीं, बाकी और भी एग्जाम है उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है, क्योंकि हम लोग 3 ही क्लास को टारगेट किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे एग्जाम है उसके लिए यह कारीगर साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं विषय सूची की हमें भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ना है, इसे हम लोग देते हैं विषय सूची। विषय सूची कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए? भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल का सामान्य परिचय। इस भूगोल के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें भारत का सामान्य परिचय नहीं रहेगा, बल्कि भूगोल का सामान्य परिचय रहेगा, जिसमें से हम लोग क्या देखें? हम लोग अर्थ परिभाषा देख लिए भूगोल का, है ना। तो अब हम किसे स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे भूगोल वेत्ता से। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? भूगोल वेत्ता। भूगोल वेत्ता। भूगोल वेत्ता होने वाला है। जो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण और भूगोल वेत्ताएं हैं उनका भी हमें नाम जानकारी होना चाहिए। जैसे कि भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित किया था, इसलिए भूगोल का व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? भूगोल वेत्ताओं के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं इसे पढ़ेंगे। भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भूगोल की शाखाएं। इसके अलावा और हम क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा पढ़ेंगे, जो कि विश्व भूगोल का पार्ट है। विश्व भूगोल का सब्जेक्ट के अंतर्गत वो सिलेबस आता है, लेकिन हम लोग इसी में पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा पढ़ने वाले हैं। भारत में इसका अक्षांशी विस्तार पढ़ेंगे, देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अक्षांश एवं देशांतर रेखा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, अक्षांश व देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो कंप्लीट हो जाएगा, ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? ये एक क्लास का टॉपिक रहने वाला है, ये सब एक क्लास का टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद अगला टॉपिक एक क्लास और रहेगा, जो इसमें हम लोग प्रारंभ करेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो ये पहला टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या। तो दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। क्या देखेंगे? भारत का सामान्य परिचय।
इस भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, है ना। तो इसका सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक रहने वाला है नामकरण। भारत का नामकरण देखेंगे, नामकरण, ठीक है, नामकरण देखेंगे। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? जन क्षेत्रफल के आधार पर, नहीं, इसके पहले हम लोग क्या स्थिति विस्तार देखेंगे, स्थिति स्थिति विस्तार देखेंगे, स्थिति विस्तार देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? स्थिति विस्तार देखेंगे, कहाँ पास ये अवस्थित है, ठीक है। जिसमें से हम आगे देखेंगे अक्षांश व देशांतरी विस्तार, ठीक है, और स्थिति देखेंगे, ठीक है, स्थिति देखेंगे, अवस्थिति देख सकते हैं, अवस्थिति, ठीक है, अवस्थिति विस्तार, अवस्थिति बस देखते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं क्या, अब उसके बाद अवस्थिति के बाद हम लोग देखेंगे विस्तार, अक्षांशी व देशांतरी विस्तार देखेंगे, विस्तार देखेंगे, अक्षांश, अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार, विस्तार, ठीक है, अक्षांशी व देशांतरी विस्तार देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या क्षेत्रफल आने से भी पहले अक्षांशी देशांतरी चल रहा है, इसी में हम लोग क्या देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं वह महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं, महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं उसे हम लोग देख सकते हैं यहीं पास। पहले हम लोग जनसंख्या और क्षेत्रफल में नहीं जाएंगे, पहले क्या देखेंगे? जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जैसे कि कर्क रेखा, है ना, भारतीय मानक समय रेखा, इसे देखेंगे। तो इसी में हम लोग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अक्षांश, अक्षांश व देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इसको हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश व देशांतर रेखा पढ़ेंगे। उसके बाद यही पास हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और टॉपिक रह जाएगा जो कि दक्षिणी बिंदु है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन है, दूरस्थ बिंदु ना। तो दूरस्थ बिंदु हम लोग पढ़ेंगे, दूरस्थ, दूरस्थ बिंदु, बिंदु। अब यही पास अब हम पढ़ सकते हैं यहां से, ये जब कंप्लीट होगा, इतना टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग भारतीय सामान्य परिचय के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल संबंधित सामान्य परिचय, भारत के जनसंख्या, जनसंख्या संबंधित सामान्य परिचय देखेंगे भारत का। ये होने वाला है भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत टॉपिक, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया दूसरा चैप्टर, मान के कह सकते हैं ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत कितने देश, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? अगला हमारा टॉपिक होगा भारत का, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कितने राज्य हैं वो, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसे देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, कौन सा? भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पढ़ने वाले हैं, भारत की अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सीमाएं, क्या पढ़ेंगे? भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पढ़ेंगे, ठीक है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत स्थलीय सीमा होगा, जलीय सीमा होगा, है ना, उसे देखेंगे। जलीय सीमा के अंतर्गत ही तटीय सीमा है, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक। ये जब पढ़ लेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पढ़ लेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और जलीय सीमा पढ़ लेंगे, उसके बाद जो बीच में बचा हुआ राज्य है जिसे हम लोग भूमध्य राज्य, भूमध्य भूस्थलीय राज्य बोलते हैं, कौन सा? भूस्थलीय राज्य बोलते हैं, है ना, उसे हम लोग पढ़ेंगे। भारत के, भारत के भू स्थलीय, स्थलीय राज्य, इसे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है भूस्थलीय का? जो कि ऐसा राज्य जो जल से भी सीमा न साझा करता है, ना ही अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, वैसे राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे राज्य को हम लोग बोलते हैं भूस्थलीय राज्य बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ लिए। इसके बाद ये तो भारत का सामान्य परिचय खत्म हो गया, है ना, भारत का सामान्य परिचय खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन, नहीं, इससे भी पहले हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? इससे भी पहले हम लोग पढ़ सकते हैं भारत के पड़ोसी राज्य, क्या पढ़ सकते हैं? भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य नहीं, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश
से हम लोग पढ़ सकते हैं, एकदम बेसिक बेसिक ही जानकारी एकत्रित करना है, उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है हमें, है ना। तो भारत के पड़ोसी देश पढ़ सकते हैं, चौथा टॉपिक हो सकता है भारत का भारत का पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जब पढ़ रहे होंगे उसमें से हम लोग थोड़ा हट के और पढ़ सकते हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद हम लोग भारत का पड़ोसी देश पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। पांचवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन, यह कहे भारत का भौतिक विभाजन, क्या पढ़ता, भारत का भौतिक विभाजन अगला टॉपिक रहने वाला है, भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, ये भारत का भौतिक विभाजन होने वाला है। इस भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो पर्वत पठार, पर्वत पठार, पर्वत पठार, चोटी, ये सब इसी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर्वत पठार, चोटी, मैदान, मैदान, थाल का मरुस्थल, द्वीप समूह, ये प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पर्वत पठार और मैदान, तटीय मैदान है जिसमें मैदान भी है, तटीय मैदान भी है, थाल का मरुस्थल है, द्वीप समूह है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैदान हो गया, द्वीप समूह, द्वीप समूह, थाल का मरुस्थल, ठीक है। तटीय मैदान, तटीय मैदान, ये हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फिर इसी में हम लोग दर्रे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, दर्रे भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जब भारत का प्राकृतिक विभाजन हो जाएगा उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदियां, भारत की प्रमुख नदियां, भारत की भारत की प्रमुख प्रमुख नदियां, नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। जब नदियां हो जाएगा उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, इसी नदी में भी हम लोग, है ना, इसी नदी में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो झील पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, जलप्रपात, जलप्रपात, बांध परियोजना, बांध परियोजना, ठीक है, ये पढ़ेंगे, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नदियों के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत के प्रमुख नदियों के बाद हम लोग भारत की जलवायु, क्या है, भारत की जलवायु को पढ़ेंगे, क्या, भारत की भारत की जलवायु, और भारत की जलवायु को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत की मिट्टियां, क्या पढ़ेंगे, भारत की मिट्टियां, मिट्टियां पढ़ेंगे, ठीक है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ने पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तो इसके आगे बढ़ने के बाद हम लोग भारत के प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे, है ना, भारत के प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे, वन संपदा, भारत की भारत की प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति, ठीक है, भारत की वनस्पति देखेंगे, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में कृषि, भारत में कृषि, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, भारत में कृषि। भारत के कृषि को पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, तो अगला टॉपिक होने वाला है भारत में खनिज, भारत की खनिज, भारत की खनिज संपदा, खनिज संपदा, ठीक है। अब भारत की खनिज संपदा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग भारत में परिवहन को पढ़ेंगे, क्या, भारत में परिवहन, भारत में परिवहन, ये टॉपिक मैं भूल जाऊं अगर पढ़ाने को तो आप लोग मुझे याद दिला देना कि सर ये जो बचा हुआ टॉपिक है जिसे हम लोगों को पढ़ाइए, ऐसा आप लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक, अगर छूट जाए तो, वैसे छूटेगा तो नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद परिवहन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग भारत में उद्योग, क्या, भारत में उद्योग पढ़ेंगे, ये उद्योग पढ़ेंगे। जो इसके अलावा जो बचा हुआ टॉपिक रहने रहेगा उसे हम लोग विविध के रूप में पढ़ेंगे, जो बाकी बचा हुआ
टॉपिक रहेगा उसे हम लोग विविध विविध के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया टॉपिक भारत भूगोल का, भारतीय भूगोल के अंतर्गत ये इस टॉपिकों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भारत का सामान्य परिचय देखते हैं, है ना। भारत के सामान्य परिचय को भी देखने से पहले हम लोग किसे देखेंगे भाई, तो पहला टॉपिक हम लोग बता चुका हूं मैं कि भूगोल का सामान्य परिचय हम लोग पहले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, भारत का सामान्य परिचय। ये तो ग्लोब हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। तो भूगोल के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या देखें, भूगोल वेत्ताओं के नाम, है ना। तो भूगोल वेत्ताओं के नाम हमें देखना है। तो भूगोल वेत्ताओं के नाम सबसे पहले हमें देखना है। हमने 2 भूगोल वेत्ताओं के नाम भी पढ़ लिए हैं अभी तक से। तो भूगोल पहले तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है हिकेटियस, हिकेटियस पहला नाम पढ़ा है हिकेटियस। ये हिकेटियस के बारे में हम लोग क्या जाने हैं भाई, तो ये हिकेटियस के बारे में हम लोग जाने हैं कि इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है, भूगोल का पिता कहते हैं किसे, हिकेटियस को। ठीक है, दूसरा किसे हम लोग देखे हैं, तो दूसरा हम लोग देखे हैं दूसरे नंबर पे जेम्स, जेम्स जेम्स रेनेल। ये जेम्स रेनेल को हम लोग क्या कहें जी, तो जेम्स रेनेल भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है ना। तो भूगोलवेत्ताओं में ये 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम हो गए। पहला हो गया हिकेटियस, जो जिसे कहा जाता है भूगोल का पिता या जनक, ठीक है। दूसरा है जेम्स रेनेल, जेम्स रेनेल को क्या कहा जाता है, जेम्स रेनेल को भारत भूगोल का जनक कहा जाता है, भारतीय भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, ठीक है, भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर वही बात की जाए तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आता है इरोटोस्थनीज। कौन आता है भाई, इरोटोस्थनीज आता है। इरोटोस्थनीज को भी पहले जनक ही आ रहा है ना, तो इसमें से एक और जनक देख सकते हैं, आधुनिक भूगोल का जनक। तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है भाई, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। किसे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वान वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किसे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक, आधुनिक भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अब चौथे नंबर पे आता है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को क्या जी, इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भूगोल के जो तथ्य थे, भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित किया था। क्या किया था, भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित किया था, इसीलिए इसे भूगोल भारतीय नहीं, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित किया था, इस वजह से, इसलिए भूगोल के तथ्यों को, भूगोल भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित करने का श्रेय, करने के कारण, भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित करने के कारण इसे व्यवस्थित भूगोल का, व्य- व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम देख लिए। अब अगला भूगोलवेत्ता किसे देखेंगे, अगला भूगोलवेत्ता हम लोग देखेंगे ग्लोब का निर्माण किया था। ठीक है, किसने ग्लोब का निर्माण किया था जी,
मार्टिन बेहम ने किया था। कौन किया था? मार्टिन बेहम ने किया था। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में एक और फैक्ट याद रखना, इसे आधुनिक भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक में मौसम और जलवायु के बारे में बताया था। इस वजह से अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को भारतीय भूगोल का नहीं, भूगोल आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को इन्होंने अपनी पुस्तक में मौसम व जलवायु के बारे में बताया था, इस वजह से इसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब कहाँ पे, अब ग्लोब में आते हैं। ग्लोब उतना समय आ गया था ना, हाँ ठीक। ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब को किसने बनाया था भाई? इस ग्लोब है, ये क्या है? ये ग्लोब है। इस ग्लोब को मार्टिन बेहम ने बनाया था। कौन बनाया था? मार्टिन बेहम ने बनाया था। तो 5वें नंबर का भूगोल वेत्ता देख सकते हैं, मार्टिन बेहम। ये जो कौन से नंबर का है इसे पहले देखते हैं। जी हाँ, 5वें नंबर का है। ठीक है, मार्टिन बेहम देखते हैं। मार्टिन बेहम, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये प्रथम बार ये ग्लोब बनाया था, विश्व ग्लोब। ठीक है, मार्टिन बेहम ने प्रथम बार, प्रथम या कहें सर्वप्रथम कहें ना, सर्वप्रथम, प्रथम से अच्छा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम विश्व ग्लोब, विश्व ग्लोब का निर्माण किया था। ठीक है, किसने किया था? मार्टिन बेहम ने किया था। ये हो गया, ये तो हो गया। आप, हम तो अभी तक विश्व में ही देख रहे हैं ना, भारत में आए ही नहीं है। तो भारत में भी तो कहीं न कहीं मानचित्र बनाना प्रारंभ किए होंगे। तो किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम मानचित्र बनाना प्रारंभ किया था अरबी विचारकों ने, है ना। तो अरबी विचारक ने भारत में सर्वप्रथम मानचित्र बनाना प्रारंभ किया था। तो अगला देखेंगे 6वें नंबर पे, भारत में अरबी विचारक ना, अरबी, अरबी विचारक, ये जो अरबी विचारक हुए हैं, इन्होंने भारत में, भारत में मानचित्र, मानचित्र बनाना प्रारंभ किया। अब अरबी विचारक कैसे प्रारंभ कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन तो आएगा ही। ऐसा है कि हमारे, हमको पता है कि भारत में यात्री आए हैं, है ना। बहुत सारे विदेशी यात्री आए हैं, जिसमें से एक आया है अरबी विचारक। ठीक है, बहुत सारे विचारक आए हैं, अरबी विचारक आए हैं घूमने के लिए भारत में, है ना। बुद्ध, बुद्ध को खोज करने के लिए आए थे, गौतम बुद्ध के, है ना। तो उस समय अरबी विचारक यहाँ आए थे, व्यापारी करने भी आते थे, है ना। तो बहुत सारे वजह से ही विदेशी आदमी यहाँ आते थे भारत में। तो जहां पे जाते थे वहां पे क्या करते थे? मानचित्र बना देते थे। यहाँ से वहां तक जाते थे तो वहां भी जाकर मानचित्र बना देते थे, है ना। तो जहां 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 अरबी विचारक जाते थे वहां वहां क्या करते थे? मानचित्र बनाकर प्रदर्शित कर देते थे। तो कहीं न कर सकते हैं कि अरबी विचारक जो हुए हैं वह भारत में मानचित्र बनाना प्रारंभ किए हैं सर्वप्रथम ना। अरबी विचारक भारत में सर्वप्रथम मानचित्र बनाना प्रारंभ किए थे। ठीक है, ये हो गया। ये तो ग्लोब हो गया, भारत में भी बनाना प्रारंभ हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो क्या है। अच्छा, ये विश्व, ये जो विश्व मानचित्र दिख रहा है, क्या है? ये जो विश्व मानचित्र दिख रहा है, इसको भी किसने बनाया है? इसको भी तो किसी न किसी ने बनाया होगा, है ना। तो विश्व मानचित्र को एनेक्सीमेंटर ने, किसने? एनेक्सीमेंटर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। किसने? एनेक्सीमेंटर ने। ये जो विश्व मानचित्र दिख रहा है, इसे एनेक्सीमेंटर, एनेक्सीमेंटर, एनेक्सीमेंटर ने बनाया है। ठीक है, किसने? एनेक्सीमेंटर ने। एनेक्सीमेंटर, अच्छा ये गलत लिखा है। एनेक्सीमेंटर ने क्या किया है? एनेक्सीमेंटर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र को बनाया है। ठीक है, तो विश्व का ये जो मानचित्र दिख रहा है, इसको किसने बनाया है? एनेक्सीमेंटर ने बनाया है। ठीक है, किसने निर्माण किया है जी? एनेक्सीमेंटर ने। जो ये विश्व मानचित्र दिख रहा है, हम जो पढ़ते हैं, ये किसने बनाया है? ये एनेक्सीमेंटर ने बनाया है।
विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया है? एनेक्सी मिंटर ने किया है। ठीक है, अब ये विश्व मानचित्र हो गया। अब इस विश्व मानचित्र में भारत कहाँ पे है? भारत कहाँ पे है, इसे किसने प्रदर्शित किया है? कोई ना कोई भूगोलवेत्ता होंगे जिन्होंने विश्व के ये जो मानचित्र दिख रहे हैं इसमें भारत को प्रदर्शित किया है। भारत यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, किसने चित्र में अंकित किया है? तो वहां पे एक भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने यह अंकित किया कि यहाँ पे भूगोल है। भूगोल के विश्व भूगोल, सॉरी, विश्व मानचित्र के अंतर्गत ये भूगोल भूगोल ही आ रहा है। ठीक है, विश्व मानचित्र के अंतर्गत भारत है। किसने प्रदर्शित किया है? तो किसने प्रदर्शित किया है? एनी विले ने। किसने? एनी विले ने किया है। एनी विले, एनी विले ने, एनी विले ने क्या किया है? तो एनी विले ने भारत विश्व मानचित्र में, विश्व विश्व मानचित्र में, विश्व मानचित्र में भारत को प्रदर्शित किया है। भारत को प्रदर्शित किया है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, ये हो गया। विश्व मानचित्र में, विश्व मानचित्र में ये नहीं जी, ये तो विश्व मानचित्र का निर्माण हो गया, एनी विले ने भारत का मानचित्र बनाया था। एनी विले नहीं, सॉरी, यहाँ पे एनेक्सीमेंटल के जगह में दूसरा आएगा, टॉलेमी आएगा। टॉलेमी ने दर्शाया है, इसके जगह में टॉलेमी डाल ली। ठीक है, 7वें नंबर पे टॉलेमी डाल दीजिए, 7वें नंबर पे टॉलेमी क्या है? टॉलेमी। टॉलेमी ने विश्व मानचित्र में भारत को प्रदर्शित किया है। ठीक है, दर्शाया है। लेकिन यहीं पास भारत का जो मानचित्र है, भारत का मानचित्र उसे उसने किसने बनाया है? तो उसे एनी विले ने बनाया है। किसने बनाया है? एनी विले ने, एनी विले ने, एनी विले ने क्या किया है? भारत का, भारत का मानचित्र, मानचित्र तैयार किया है, तैयार किया है। ठीक है, एनी विले ने भारत का मानचित्र तैयार किया है। ठीक, इसको सुधार लीजिए, ऊपर नीचे बता दिया था मैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़े और देखते हैं भूगोल की शाखाएं की कितनी शाखाओं में बांटा गया है ना। तो जनरली मुख्य रूप से भारतीय भूगोल को कितने शाखाओं में बांटा गया है? भारतीय भूगोल को कितने शाखाओं में बांटा गया है जी? ये जो दिख रहा है ये क्या है? ग्लोब है, ये ग्लोब है। ठीक है, शाखाओं में आने से पहले ये ग्लोब है ना। तो कितने एशिया महाद्वीप है? तो 7 एशिया महाद्वीप है। ये हो गया, ये विश्व मानचित्र है। इसी विश्व मानचित्र में यहाँ पे एशिया महाद्वीप में भारत को किसने प्रदर्शित किया है? तो टॉलेमी ने किया है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में मानचित्र देखते हैं उसे किसने निर्माण किया है? तो उसको निर्माण किया है एनी विले ने। ठीक है, भारतीय मानचित्र को किसने प्रदर्शित किया है? एनी विले ने। भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को कहा जाता है। और भारत के नक्शे को विश्व में किसने, विश्व मानचित्र में किसने प्रदर्शित किया है? टॉलेमी ने किया है। ये आपको जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं भूगोल की शाखाओं को कि भूगोल की कितनी मुख्य शाखाएं हैं। हम देखेंगे मुख्य शाखाओं की, भूगोल की, भूगोल की शाखा, शाखाएं क्या देखेंगे? भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल के मुख्य रूप से 3 शाखाओं को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें से पहला है भौतिक भूगोल। कौन सा है? भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। दूसरा है मानव भूगोल। कौन सा है? मानव भूगोल। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। कौन सा है? प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। तो ये भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल क्या है? तो भौतिक भूगोल क्या है? तो भौतिक भूगोल
जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, है ना, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वनस्पति, जलवायु, है ना, वनस्पति, जलवायु, मृदा, इनका सभी का अध्ययन करना ही क्या है, प्राकृतिक भूगोल, भौतिक भूगोल है। ठीक है, जो प्राकृतिक में घटनाएं घट रही हैं जैसे कि वनस्पति, जलवायु, मृदा, इनका अध्ययन करना ही क्या है, भौतिक भूगोल है। ठीक है, क्या है, भौतिक भूगोल है। प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक घटनाएं, जलवायु, घटना, इसका अध्ययन करना ही क्या है, भौतिक भूगोल है। ठीक है, इसका अध्ययन करना ही क्या है, भौतिक भूगोल है। वनस्पति, ये भी ऐड कर लो। ठीक है, इसका अध्ययन करना क्या है, इसका अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल है। मानव भूगोल क्या है, तो मानव की उत्पत्ति से लेकर, क्या है, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान में समय तक, वर्तमान समय तक उस पर्यावरण और मानव के जो साथ संबंध है उसको अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। क्या है, मानव की उत्पत्ति से लेकर, मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी वर्तमान तक जो घटना घट रही है, पर्यावरण और मानव के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन करना ही क्या है, मानव भूगोल है। इतना आपको पता चल गया। ठीक है, वही प्रादेशिक भूगोल क्या है, तो पृथ्वी, क्या है, प्रादेशिक भूगोल, पृथ्वी या उसकी किसी भी हिस्से का, पृथ्वी के किसी भी हिस्से का कोई आधार मानकर अगर विभाजन किया जाता है और उस विभाजन करने के बाद उसको हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। समझ में आ गए, विभाजन करने के बाद उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं, उसे हम लोग प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। ये हो गया। इसमें क्या करते हैं, पर्यावरण, मानव, मानव व पर्यावरण, मानव व पर्यावरण के साथ संबंध। ठीक है, और इसमें पृथ्वी के भूगोल के, पृथ्वी नहीं, भूगोल के, भू भूगोल के, भूगोल के नहीं, भूभाग के, ये कह सकते हैं, कोई भूभाग या हिस्सा, भूभाग के, भूभाग के हिस्से को, हिस्से को कोई आधार मानकर, हिस्से को कोई आधार मानकर उसका विभाजन करना, विभाजन करने के बाद उसका अध्ययन करना ही क्या है, प्रादेशिक भूगोल है। ये हो गया। ये मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं भूगोल की, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, ये हो गया। तो ये भूगोल की भी शाखाएं आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समय कितना हो गया, 40 38 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं। ये जो दिख रहा है ये क्या है, ग्लोब है। क्या है, ये ग्लोब है। ठीक है, तो हमें पता है पृथ्वी क्या है, गोल है ना, क्या है, पृथ्वी क्या है, गोल है। इससे पहले हम लोग एक और स्लाइड लेते हैं, उसमें हम लोग शेप के जरिए समझते हैं कि पृथ्वी क्या है। ये हो गया पृथ्वी, ये क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, गोल है। इस गोल पृथ्वी को अगर क्षैतिज रेखा में, तिरछी रेखा में दो बराबर भागों में बांट दूं तो वो क्या है, गोलार्ध हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इस गोले को हम स्फीयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, गोले को स्फीयर बोल देंगे। और उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अगर इसी को हम लोग लंबवत में बांट देंगे, है ना, खड़ी रेखा में बांट देंगे तो उसे हम लोग, ये इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, हम लोग पूर्वी गोलार्ध, और इस वाले हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, गोलार्ध। अगर हम लोग लंबवत और क्षैतिज में बांटने के तरीके के आधार पर कितने हैं, चार बांट सकते हैं, चार गोलार्ध में बांट सकते हैं। अगर लंबवत में बांट रहे हैं तो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बटेगा। अगर क्षैतिज में बांट रहे हैं तो उत्तरी और दक्षिणी में बटेगा।
ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है ये क्या है, गोल है, इस पृथ्वी है, ये पृथ्वी में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ये अध्ययन के दृष्टि से ये जो खींची गई हैं, ये जो क्षैतिज खींची गई रेखा है ये क्या है, अक्षांश रेखा है। जो लंबवत खींची गई रेखा है, ये जो लंबवत खींची गई रेखा है इसे हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो चलिए आइए और हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक है, अक्षांश रेखा के बारे में पहले देखते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा क्या है, तो अक्षांश रेखा ऐसी रेखा है जो कि खींची गई, नहीं ये क्या है, ये जो पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे खींची गई अक्षांश रेखा क्या है, पृथ्वी पर खींची गई एक ऐसी रेखा है जो कि क्षैतिज है। क्या है, क्षैतिज है, जो कि काल्पनिक है। अक्षांश रेखा वे रेखा है जो कि काल्पनिक है, क्षैतिज रेखा में खींची गई है। ठीक है, पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा क्या है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। क्या है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहने का मतलब है क्या, ये क्षैतिज रेखा है, ये ठीक है, ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये कहीं पर खींची नहीं गई है, इसे अध्ययन के दृष्टिकोण से क्या किया गया है, रेखा खींची गई है। ठीक है, कल्पना किया गया है ऐसा। ठीक, ये जो अक्षांश रेखा है इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, अक्षांश रेखा का, अक्षांश रेखा का महत्व है जलवायु निर्धारण में। क्या है, जलवायु निर्धारण में इसका महत्व है। अक्षांश रेखा का महत्व क्या है, जलवायु निर्धारण में, जलवायु निर्धारण में है इसका महत्व। क्या है, जलवायु निर्धारण में इसका महत्व है। जलवायु निर्धारण में क्षैतिज रेखा का महत्व है, अक्षांश रेखा का महत्व है। और जो जलवायु निर्धारण है, तो भारत की जलवायु कैसी है भाई, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कौन सी है, भारत की जलवायु कौन सी है, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अभी तक हमने भारत के बारे में जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे कर रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु मौसम के बारे में जो जानकारी देता है वो अक्षांश रेखा के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, ये है। अगर बात करूं मैं अक्षांश रेखा की, तो अक्षांश रेखा कितनी अक्षांश रेखा खींची गई पृथ्वी पर, काल्पनिक है, कल्पना किए होंगे ना, तो कल्पना किए होंगे, तो अक्षांश रेखा कितना है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बिंदु दिख रही है इसमें क्या है, वृत्त नहीं बन पाया है, इसमें बिंदु के समान है, यहाँ पे भी होगा नीचे में भी होगा, है ना। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों जगह में क्या बनेगा, बिंदु बनेगा, वृत्त नहीं बनेगा, तो इसकी संख्या में 2 कम हो जाएगा, है ना। लेकिन रेखा की संख्या की अगर बात की जाए, अगर इसकी रेखा कितनी है अक्षांश रेखा की, तो उसमें क्या आएगा उसे हम लोग देखते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा कितने हैं, कुल अक्षांश रेखा कितने हैं, तो कुल अक्षांश रेखा है 181। कितना है, 181 है। कितने रेखा है, 181 है। जिसमें से वृत्त कितने बनते हैं, तो वृत्त बनते हैं, बिंदु को घटा दीजिए, कितने, बिंदु को घटा दीजिए, तो बिंदु कितने बने थे, 2 बिंदु बने थे, तो इस 2 बिंदु को 181 में घटा दीजिए, तो वृत्त आ जाएंगे 179। कितना, 179। अगर आपसे पूछे कि भारत में नहीं, विश्व में, ग्लोब में कितने अक्षांशी रेखा है, ठीक है, कितने अक्षांशी रेखा है, 181 है। वृत्त कितने हैं, तो वृत्त है 179। क्यों 179 है, क्योंकि इसमें 2 बिंदु हैं, क्योंकि केंद्र पे, केंद्र पे क्या होता है, वृत्त नहीं बनता है, बिंदु बनता है। केंद्र में क्या बनता है, बिंदु बनता है, वृत्त नहीं बन पाता। इस वजह से उत्तरी में और दक्षिणी ध्रुव में क्या है, 2 वृत्त बन गए, 2 बिंदु बन गए, वृत्त को उसमें माइनस कीजिए तो कितने हो जाएगा,
179 वृत्त होंगे, बिंदु है 2, 181 है संख्या अक्षांश रेखा की। ठीक है, आगे बढ़े। अक्षांश रेखा आपको समझ में आ गया? ठीक, अब इसे हम लोग देखते हैं। ये अब ये जो अक्षांश रेखा है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा को हम लोग देख रहे हैं ना, तो जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उसे हम लोग देखेंगे। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। हमने अभी कुल कितने अक्षांश रेखा पढ़े हैं भाई? तो अभी हमने कुल 181, कितने? 181 अक्षांश रेखा पढ़े हैं। ठीक है, इसमें हमें बांटना भी तो है, कहाँ पे कितना है। ठीक है, ये ध्रुव में, चलो ये ध्रुव और ये ध्रुव, ध्रुव बिंदु है, दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुवीय, ध्रुवीय बिंदु, ये दक्षिणी ध्रुवीय बिंदु है। ये उत्तरी, उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी उत्तरी ध्रुवीय बिंदु है, ध्रुवीय बिंदु। ठीक है, ये दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवीय बिंदु हो गए, है ना। तो ये बिंदु है, दो रेखा तो यही हो गए। ठीक है, एक रेखा हो गए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 रेखा हो गए। और जो बचा हुआ है क्या है? जो बचा हुआ है उसे ऊपर में और नीचे में बांटा गया है, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है इसे हम लोग देखते हैं। ठीक, ये एक को छोड़ देंगे तो 90 रेखा, या नीचे की ओर 90 रेखा, ऊपर की ओर 90 उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर में रहेगा, और 90 दक्षिणी अक्षांश रेखा रहेगा दक्षिण में। जिसमें से अगर देखे तो 0 हो गया, तो ऊपर भी तो जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ पे है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहाँ पे है 90 डिग्री। ठीक, यही नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, वही यहाँ पे है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये हो गया। ठीक है, अब इस रेखाओं को क्या कहते हैं? ये तो हो गया दक्षिणी वाला ना, ये है दक्षिणी और ये हो गया उत्तरी। इसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। इसे बोलेंगे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, या अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा कहेंगे, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये हो गया। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रश्न बनते हैं, किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है? ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसका अन्य नाम है विषुवत रेखा, विषुवत, विषुवत रेखा। ठीक है, क्या है? विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ये उत्तर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा है। जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे किस नाम से जाना जाता है? आर्कटिक रेखा। किस नाम से? आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी रेखा? मकर रेखा कहते हैं। ये हो गया। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिक रेखा के नाम से। क्या नाम? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा के नाम से। ठीक है, ये हो गया, ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। तो भारत में कौन सा ऐसा रेखा है जो गुजरती है? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो भारत में गुजरता है? कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच से गुजरेगा, ये भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा के बारे में हमें जानकारी यहीं से मिलेगा। यहां से हम लोग कर्क रेखा के बारे में जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है भारत से गुजरने वाली रेखा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बताने का रीजन यही था कि कर्क रेखा हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो भूमध्य रेखा है उसे भारत की दूरी भी पढ़ेंगे। तो भारत की जो दूरी है उसे हम लोग देखेंगे, जो कि जिससे कि जलवायु का निर्धारण होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ठीक है, तो ये हो गया।
अब इसमें एक और प्रश्न क्या आएगा, भारत की अवस्थिति क्या है, तो भारत की अवस्थिति उसमें देखेंगे, पहले इसी में देख लेते हैं। ठीक है, ये तो अक्षांश रेखा हम लोग देख रहे हैं। अब लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देशांतर रेखा में आते हैं। भारत की अवस्थिति में देखेंगे कि कहाँ पे है ना, पूर्वी गोलार्ध हो गया, उत्तरी अक्षांश में हो गया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, ये भारत की अवस्थिति हो गई। अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा क्या देखेंगे, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा क्या है, अभी हम लोग 36 पढ़े हैं, है ना, तो अब ऊर्ध्वाधर भी तो पढ़ेंगे, लंबवत, है ना। तो पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। क्या बोला मैंने, पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा बोलेंगे। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा को क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये पता चल गया, ये हो गया। अब इनकी संख्या कितनी है, इसे हमको देखना है। तो इनकी संख्या की अगर बात की जाए, ये देशांतर है, ये लंबवत है ना, ये जो लंबवत दिख रहा है ये क्या है, ये है देशांतर रेखा। ये जो लंबवत दिख रहा है ये क्या है, ये है देशांतर रेखा। पृथ्वी पर खींची गई है, कल्पना किया गया है ना, ऐसा नहीं कि है, ये ऐसा नहीं है, ये कल्पना किया गया है। तो इनकी संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है, 360। कितना है, 360 है। कितना है, 360 है। 181 पूर्वी भाग, 180 पश्चिमी भाग, इस ओर कितना है, 180, और इस ओर कितना है, 180। ठीक है, ये हो गया। इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है, समय निर्धारण के लिए, समय समय निर्धारण के लिए इसका महत्व क्या है, समय निर्धारण किया जाता है इसके जरिए। ठीक है, ये हो गया। अब इस रेखा से और हम लोग क्या याद कर सकते हैं, किससे प्रश्न बनने की संभावना है। ये जो दिख रहा है ना, ये दो दो देशांतर दिख रहा है ना, ये दो देशांतर के बीच के मध्य में जो स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ये जो मध्य की दूरी है उसे हम लोग गोरे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और ये जो गोरे हैं, इसके जो दो मध्य, जो रेखा के मध्य के बीच की लग क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग गोरे बोलते हैं। और इसके मध्य की दूरी कितनी है अगर आपसे पूछ ले, तो मध्य की दूरी में 111.32 लिखना है। कितना, 111.32 लिखना है। किलोमीटर ना, इसमें किलोमीटर नहीं, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर 111.32 किलोमीटर है, ये हो गया। और वही अगर बात की जाए अक्षांश रेखा की, तो 111 उसमें आएगा, इसमें 111.32। अब ये जो समय निर्धारण किया जा रहा है, तो इसमें जो मध्य में जो दो अक्षांश, दो देशांतर है, दो देशांतर के मध्य के बीच की जो दूरी है वो कितना होगा, है ना। तो उसका कितना होगा उसे हम लोग बताएंगे। तो कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। इसमें जो दो रेखा है, इन दो रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है, 4 मिनट है। यहां से यहां तक आने में, इस रेखा से इस रेखा में आने में इसे 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो दो मध्य रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के मध्य के बीच में कितने मिनट का अंतर है, 4 मिनट का अंतर है। ठीक है, कितने मिनट, 4 मिनट का अंतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। किसको, 0 डिग्री देशांतर के बारे में। जीरो डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। जो ये 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यह लंदन के ग्रीनविच मेन टाइम से गुजरता है।
ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से गुजरता है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेन टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, कहां से गुजर रहा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा? यह लंदन के वेधशाला से, ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला से, लंदन के ग्रीनविच 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 के वेधशाला, रॉयल वेधशाला, रॉयल वेधशाला, रॉयल वेधशाला से गुजरते हैं। ठीक है, कहां से? लंदन के ग्रीनविच ले ग्रीनविच क्या है? लंदन के ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से गुजरता है। इस वजह से इस रेखा को क्या कहते हैं? इसलिए इस रेखा को कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेन टाइमलाइन, वेन टाइमलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेन टाइमलाइन कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरते हैं, वेधशाला से गुजरता है, इस वजह से इसे ग्रीनविच मेन टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर के बारे में आपको पता चल गया। कहां से? यहाँ पे है लंदन, ये है। ठीक है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, और यहां से भी प्रश्न बनता है, जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो कहाँ पे कटता है? तो यहाँ पे करता है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में करता है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो विश्व का जो समय निर्धारण करते हैं वो कौन सा रेखा है? वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। चाहे वो पश्चिम से जाए चाहे पूर्व से जाए, ठीक है, वो 180 ही रहने वाला है। ठीक है, कौन सा? 180 देशांतर रेखा, जो कि संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण करता है। संपूर्ण विश्व का क्या करता है? संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण करता है, समय निर्धारण करता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, समय रेखा कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं। ठीक, ये सभी रेखाओं में, सभी देशांतर रेखाओं में यह टेढ़ा मेढ़ा है। क्यों ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा समय का निर्धारण कर रहा है, कहीं पास तो होगा नहीं, यहाँ पे ऐसा होगा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा ऐसा आया है। ठीक है, तो यहाँ का समय सभी को एक समान बताने के लिए, समय को समान बताने के लिए इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। ठीक है, क्या हो गया? समय को दर्शाने के लिए, एक समान बताए रखने के लिए, समय को एक समान समान बनाए रखने के लिए, रखने के लिए एक समान बनाए रखने के लिए इस रेखा को टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। ठीक है, बेंड है। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे देशांतर क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, भूगोलवेत्ताओं के नाम और भूगोल, इनके बारे में सामान्य परिचय हम लोग आज के वीडियो में यह कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और समय भी हो गया है, ये लगभग 1 घंटा हो ही गए हैं। ठीक है, तो ये आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे हम लोग बढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। ये तो हो गया भूगोल का सामान्य परिचय। ठीक है, जिसमें से हम लोग विश्व भूगोल के टॉपिकों को कवर किए हैं।
अब कल के वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, कल की वीडियो से हम लोग पाठ्यक्रम जो बताया हूँ, विषय वस्तु बताया हूँ, उसके अनुसार हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, जबरदस्त तरीके के साथ आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को देख कर कि हर एक स्लाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, चित्र अंकित किए हुए हैं। चित्र अंकित के जरिए ही हम लोग आप सभी को पढ़ाएंगे, मैप के जरिए ही हम लोग पढ़ाने वाले हैं। जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगा वहां पे हम लोग ट्रिक बताएंगे और मैप के जरिए ही हम लोग पूरे कंप्लीट सिलेबस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, और कल से हम लोग छत्तीसगढ़, पहले क्लास रहेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसके बाद सेकंड में रहेगा भारत का भूगोल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।